चलिए सभी लोग। तो हमने जो कल पढ़ा था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए बच्चों। इसके बाद मैं आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। जरा संक्षेप में बतलाइए कि क्या क्या बतलाया गया था कल आपको। मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है। कोई भी एक स्टूडेंट बता सकता है। नीतू। हाँ, फादर कामिल फुल के कौन थे। जो एक विदेशी थे और भारत आकर के जब भारत की संस्कृति और भाषा से परिचित हुए तो उन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया था और हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान भी स्वयं भी देने लगे और उसके लिए वो कार्य भी करने लगे। चलिए आगे देख लीजिए। आगे का चैप्टर मैं अब आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनके बारे में ये संस्मरण शैली में ये पाठ लिखा है क्योंकि वे उनसे उनका घनिष्ठ संबंध था, उनके यहाँ उनका आना जाना था। ठीक है, घनिष्ठ संबंध दोनों लोगों में था। तो इस आधार पे वो उन्होंने उनकी संस्मरण शैली लिखी और उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे वो बताते हैं शुरुआत में कि वो फादर क्या थे, बहुत ही एकदम निस्वार्थ और प्रेम से भरे हुए, करुणा से भरे हुए व्यक्ति थे। तो उनके बारे में आरंभ करते हुए वे शुरुआत में बताते हैं कि उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है बच्चों कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इतना इतना जिसका स्वभाव इतना मधुर था, जो दूसरों की इतनी चिंता करता था, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु ने ऐसा विधान क्यों किया कि उन्हें इस तरह की शारीरिक यातना सहनी पड़े। प्रारंभ उन्होंने इस तरह से किया है पाठ का। फिर उन्होंने बताया है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि वो कैसे थे। एक लंबी पादरी वाले सफेद चोगे से उनका शरीर ढका रहता था, रंग गोरा था, आंखें सफेद झाई मारती हुई, भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी और उनको देख करके लगता था जैसे वो बाहें खोलकर सभी लोगों को गले लगाने को आतुर हूँ। ये था उनके व्यक्तित्व की विशेषता। फिर उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि जब जब मैं फादर को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई उदास शांत संगीत याद कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। उन्होंने देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये वाक्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आशय प्रायः बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए और एग्जाम में लिखिएगा। लाइन है आपकी, पंक्ति है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जिस तरह से हम लोग जब किसी शांत संगीत को, उदास होते हैं, तो हम जब किसी शांत संगीत को, धीमे म्यूजिक को सुनते हैं तो थोड़ी मन को शांति मिलती है। ठीक वैसे ही जब वो फादर को याद करते थे तो फादर का व्यक्तित्व ऐसा था, उनका स्वभाव ऐसा था कि उनको याद करते ही वो उदास हो जाते थे कि ऐसा अच्छा व्यक्ति अब मेरे पास नहीं है। लेकिन उनका जैसा व्यक्तित्व था, जैसा उनका कृतित्व था, उस कृतित्व को और उस व्यक्तित्व को याद करके उन्हें बड़ी ही संतुष्टि मिलती थी, उन्हें बड़े ही आनंद मिलता था कि मैं कभी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में था। तो जब जब वो फादर को याद करते थे तो उनका मन एक प्रकार की शांति से भर जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फादर को याद करना किसके समान है? एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ सभी को? स्टूडेंट
हाँ, हैंड रेस करो अगर समझ में आ गया है तो। चलिए आगे देखते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा तो फिर आगे देखते हैं। चलिए ठीक है। आगे के चैप्टर्स देख लीजिए बच्चों। एनी वन ऑफ यू शेयर। ये पता नहीं क्यों रिज्यूम नहीं हो रहा है पूरा। फोटो शेयर कर, अच्छा करने दीजिए, मैं ही करती हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि जब जब वो उनको याद करते थे तो एक उदास सी शांति का वो अनुभव करते थे। ठीक है, क्योंकि उदास इसलिए रहते थे कि अब वो साथ में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और शांति इसलिए महसूस करते थे कि जितना भी समय उन्होंने उनके साथ व्यतीत किया, वे उनकी करुणा को, उनके स्वभाव की मधुरता को वो महसूस करते रहे। इसलिए उनकी उपमा उन्होंने दी है शांत संगीत से, कि उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आगे लेखक बता रहे हैं कि उनको देखना कर, करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अब आगे देखो, कई उपमाओं के द्वारा यानी कई एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों वे उनके व्यक्तित्व की विशेषता, उनके व्यक्तित्व की मधुरता, निर्मलता के बारे में बता रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जब मैं फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को, उनके स्वभाव को देखता था, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता था जैसे मैं करुणा अर्थात दया का भाव, जो व्यक्ति मतलब एक दया होती है, एक होती है कि मतलब सहयोग के लिए लोगों के दुख को जो अनुभूत करता है उसको, यानी कि हम जैसे हैं या आप ही हैं, आपका कोई सगा संबंधी या कोई बाहर वाला ही किसी दुख में है,
तो आपने न सिर्फ उस दुःख को अनुभूत किया, बल्कि उसके दुःख में शरीक होकर के उसके दुःख को दूर करने के लिए प्रयास किया, तो ये हो गई करुणा की भावना। और ये दया क्या होता है? दया आपको दूसरों पर अरे बेचारा कैसे अपने घर की गृहस्थी को चला रहा होगा, उसमें आपने कोई योगदान नहीं दिया, बस उसके लिए आपको अफ़सोस है, आपके मन में दया की भावना है, तो ये हो गया आपका करुणा का भावना। तो वो कह रहे हैं कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। यानी वो क्या थे? उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व इतना करुणा से युक्त था कि ऐसा प्रतीत होता था उनके सानिध्य में कि मैं जैसे करुणा के स्वच्छ जल में स्नान कर रहा हूँ। और जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं कर्म के संकल्प से भर गया हूँ। उनका जीवन क्या था? निरंतर कर्मशील रहते थे। जब तक वो जीवित रहे, उनको लेखक ने निरंतर आगे वो लेखक कह रहे हैं कि उनसे जब मैं बात करता था, तो ऐसा लगता था कि मैं कर्म के संकल्प से भर गया हूँ। ठीक है? कर्म के संकल्प से भर गया हूँ, अर्थात वो निरंतर वह उनका जो व्यक्तित्व था, जैसे बुल्के जी थे, कामिल बुल्के जी, वे निरंतर कर्मशील रहते थे। जो करने की ठानते थे, वे करके रहते थे। तो इस वजह से उनसे बात करना लेखक को ऐसा लगता था कि वे कर्म के संकल्प से भर गए हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। बच्चों, परिमल एक साहित्यिक संस्था थी। ठीक है? एक साहित्यिक संस्था थी जिसे कुछ युवा साहित्यकारों ने मिल करके बनाया था। जब वहाँ वे मीटिंग करते थे, अर्थात सभा करते थे, और उस सभा में विचार विमर्श वगैरह होता था, साहित्य पे चर्चा होती थी, किसी साहित्य की आलोचना होती थी। इस तरह के सारी बातें परिमल नामक उस साहित्यिक संस्था में होती थी। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। अर्थात जब हम एक स्थान पे रहते हैं बच्चों, तो हमें क्या होता है, वहां जो जिस समूह के साथ हम रहते हैं, उसे एक आपसी लगाव सा हो जाता है। तो इसी प्रकार से परिमल की गोष्ठियों के वे दिन लेखक को याद आते हैं, जब सब जितने भी कवि और लेखक थे, सब एकदम परिवार जैसा था, मिलना, हँसना, साथ में बैठ के बात करना। तो लेखक को वो दिन याद आते हैं कि उन्हें लगता था कि उस समय जितने भी कवि और साहित्यकार थे, वे सब ऐसे रहते थे जैसे कोई पारिवारिक बंधन में बंधे हों। और उस परिवार के मुखिया, जैसे परिवार के मुखिया माता-पिता होते हैं, उसी प्रकार ये जो साहित्यिक गोष्ठी होती थी, इस जो परिमल नाम की संस्था थी, इसके मुखिया यानी कि बड़े कौन थे? फादर कामिल बुल्के थी। ठीक है? और वे भी क्या करते थे, साहित्यकार जो आपस में हँसी मजाक करते थे, तो उसमें भी वो निर्लिप्त रूप से शामिल रहते थे। ठीक है? सक्रिय रूप से तो नहीं, जैसे बात करते करते अचानक कोई बात आ पड़ी तो कुछ उन्होंने कह दिया। ठीक है? यानी कि उनके साथ नहीं रहते हुए भी जैसे ही कोई ऐसा टॉपिक या बहस छिड़ जाती थी किसी विषय पर, तो वे अपनी बेबाक राय उस पे रख देते थे। उन गोष्ठी मतलब बच्चों मीटिंग होती है, ठीक है? हमारी गोष्ठियों में वह कभी गंभीर बहस करते थे, कोई ऐसा मुद्दा मिल जाता था, कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता था जिसमें उनको अपने विचार रखने होते थे, या अगर वो उस टॉपिक पर उन्हें सहमत नहीं होते थे, तो उसकी आलोचना भी करते थे। ठीक है? तो कभी बेबाक राय रखते थे, कभी गंभीर बहस करते थे, कभी किसी कवि की कोई रचना वहाँ पे पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी, तो उस पे अपनी राय देते थे कि ये रचना कैसी है, कविता कैसी है, या लेख कैसा है। अपनी बेबाक राय देते थे, यानी कि वो आलोचना भी हो सकती थी और शाबाशी से भरा, यानी कि वो क्या करते थे, एप्रिशिएट भी करते थे, और अगर कविता में कुछ गलत रहता था, कुछ कमी रह जाती थी, तो उसकी वो आलोचना भी करते थे। इसके बाद लेखक ने बताया है, ये तो हुई परिमल की बात। आगे कह रहे हैं कि जब हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में, जब कोई किसी के घर विशेष उत्सव या कोई संस्कार वगैरह होता था, तो वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े रहते थे।
और इतना आशीर्वाद देते थे कि कह रहे हैं कि हमें अपने आशीर्वाद से वो भर देते थे। मुझे अपना बच्चा, लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि उनके बच्चे का अन्नप्राशन था, तो वो बता रहे हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता था। यानी अन्नप्राशन संस्कार में फादर ने ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। और लेखक जब उस समय को याद करते हैं तो उन्हें याद आता है उनकी नीली आंखों में चमकता तैरता वात्सल्य। वात्सल्य यानी किसी बच्चे के प्रति प्रेम की भावना, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। उनका सानिध्य लेखक को ऐसा लगता था जैसे देवदार का वृक्ष क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो उतनी ही छाया भी देता है। उसकी पत्तियां बहुत घनी होती हैं, शाखाएं बहुत घनी होती हैं। देवदार का वृक्ष अक्सर सड़क पे आप लोगों ने देखा होगा, उसके नीचे लोगों को छाया मिलती है, ठीक है। तो वो उनकी तुलना लेखक ने देवदार के वृक्ष से की है कि जैसे देवदार का वृक्ष धूप में पथिकों को छाया देता है, यात्रियों को छाया देता है, वैसे ही उनका व्यक्तित्व भी देवदार के वृक्ष की तरह था कि उनके सानिध्य में, उनके पास में जो भी रहता था, उनसे एक बार जिससे वो रिश्ता बना लेते थे, उसके उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, अपना आशीर्वाद देते थे, उसके हर सुख दुख में सम्मिलित होते थे। यह ऐसा उनका व्यक्तित्व था। ठीक बिल्कुल देवदार की छाया। यानी कष्ट, अगर किसी व्यक्ति को कष्ट होता था तो कामिल बुल्के जी इतनी सांत्वना देते थे, उसको इतनी तसल्ली देते थे, इतना प्यार भरा व्यवहार करते थे कि उस व्यक्ति को का कष्ट कम होता महसूस होता था। कहते हैं ना, दुख बांटने से, तो उनकी जो सहानुभूति थी होती थी, उनकी जो सांत्वना होती थी, वो मानो घाव पर मरहम का कार्य करती थी। इसलिए उन्होंने उनकी तुलना की है देवदार के वृक्ष से। इसके बाद बच्चों थोड़ा आप लोग इस पे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। देख लीजिए क्वेश्चंस। आपका परिमल क्या है, इसमें फादर अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे? परिमल क्या है, इसमें फादर अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे? अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे? हाँ, महेश ने अच्छा आंसर सही दिया है। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें कवि और रचनाकार क्या करते थे, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे, पाठ करते थे, कविता पाठ करते थे, कहानियां सुनाते थे, लेख पढ़ते थे। और इसमें फादर की क्या भूमिका थी? वो परिमल क्या था, परिमल में जितने भी साहित्यकार जुड़े थे वे ऐसा प्रतीत होता था मानो एक पारिवारिक रिश्ते में बंध गए हों। और इस पारिवारिक रिश्ते के मुखिया थे फादर कामिल बुल्के जी। उनकी हंसी मजाक में वो निर्लिप्त रूप से शामिल भी रहते थे, और कभी गोष्ठी में किसी विषय पर अगर गंभीर बहस होती थी, डिबेट, ठीक है, डिबेट जब होता था यानी वाद विवाद हो जाता था किसी विषय विशेष पे, तो ये क्या करते थे, अपनी राय देते थे, आलोचना करते थे, और कभी कभी सुझाते थे, सुझाव भी देते थे, कमी नजर आती थी तो आलोचना भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, जैसा कि घर के मुखिया को रहना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी भी संभालनी चाहिए, और परिवार अगर के साथ हंसना बोलना भी मुखिया का काम होता है। ठीक है, अगर कहीं बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा हो तो बच्चे के को डांटने की और सही दिशा में लाने की भूमिका भी परिवार के मुखिया की होती है। तो परिमल में भी वो वही कार्य करते थे, जहां भी कुछ गलत होता था उसमें वो अपनी बेबाक राय अवश्य रखते थे और आलोचना भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इस पैराग्राफ का। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को फादर, बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? लेखक को फादर कामिल बुल्के बड़े भाई या पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? जिसके भी घर जाते थे या जिससे भी उनके आत्मीय संबंध बन जाते थे बच्चों, उस व्यक्ति को वो अपने आशीषों से भर देते, जैसा एक पंडित जी करते या पुरोहित करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है बड़े भाई जैसे क्यों लगते थे? बड़े भाई जैसे इसलिए लगते थे कि उनके घर में अगर कोई उत्सव हो, कोई संस्कार हो, तो वो उसमें सम्मिलित होते थे और पूरे एक परिवार के घर के बड़े मुखिया की तरह सम्मिलित होते थे।
यदि किसी को कोई दुःख की अनुभूति होती थी, तो दुःख में भी वो अपने उस व्यक्ति के दुःख को बाँटने के लिए आ जाते थे। लेखक के साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे, यानी लेखक के घर में कोई उत्सव हो, संस्कार हो, तो भी वो शामिल होते थे और लेखक को जब कोई तकलीफ होती थी, तो बड़े भाई के जैसे उनको सँभालते भी थे और पुरोहित इसलिए लगते थे क्योंकि अपने आशीषों से भर देते थे। इसी पैराग्राफ में से ही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। इलाहाबाद में रहते थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वहीं उनकी मुलाकात हुई थी फादर कामिल बुल्के जी से। तो वे कह रहे हैं कहाँ से मैं शुरू करूं? इलाहाबाद की सड़कों पर जहां फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ इसके आगे की पंक्तियां उन्होंने छोड़ दी है कि बहुत कुछ लेखक कहना चाहते हैं। जैसे ही उनकी किसी साहित्य को पढ़ते हैं या किसी रचना को जब पढ़ते हैं बुल्के जी, तो जब कहीं भी वो दिख जाए, इलाहाबाद की सड़क पे कहीं भी दिख जाए, तुरंत उनके पास जाकर रुकते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी उस रचना को पढ़ लिया है। ठीक है? और ये आगे कुछ कहना ही चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे उनके व्यक्तित्व के बारे में लेखक बता रहे हैं कि मैंने उनको कभी भी क्रोध में नहीं देखा है, कभी गुस्सा करते हुए उनको मैंने नहीं देखा, न कभी आवेश में देखा, उत्तेजना में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। जब भी लेखक ने उनको देखा है, हमेशा वो उनके व्यवहार में दूसरों के प्रति स्नेह का भाव रहता था, प्रेम का भाव रहता था, और जैसे पानी एकदम भर जाता है तो ऊपर बहने लगता है, वैसे ही इतना ज्यादा प्रेम उनके हृदय में था सबके प्रति कि वो प्रेम मानो उफान मार रहा, यानी लबालब छलकता हुआ था। सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता था उनके व्यक्तित्व में। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका घर भरा पूरा था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता-पिता यानी पूरा परिवार था, और अच्छा खासा भविष्य था, सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। ठीक है? कैसे कि इंजीनियर बन जाते तो आराम से नौकरी करते, ठीक है? अच्छा पैसा कमाते, विवाह उनका होता, भरा पूरा उनका परिवार था, लेकिन अपने खुशहाल भरे पूरे परिवार को छोड़ करके उन्होंने क्या किया बेटा? वे 2 भाइयों को, 1 बहन को, माता-पिता सबको छोड़ करके वो भारत चले आए थे। नेक्स्ट पेज बेटा, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, कि आपको अपने देश की याद नहीं आती है? मेरा देश तो भारत है। वो जवाब देते थे कि अब मेरी कर्म भूमि यही है, भले ही जन्म भूमि कोई और है, लेकिन अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ की संस्कृति मैंने अपना ली, यहाँ की भाषा अपना ली है, मेरी कर्म भूमि ये बन गई है, तो मेरा देश तो अब भारत ही है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो पूछने वाला उनसे सवाल पूछता था, मैं आपको अपनी जन्मभूमि के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। तब वो सहसा मानो कहीं खो से जाते हैं और जवाब देते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस तरह से उद्गार व्यक्त करके बच्चों, अपना भाव व्यक्त करके, मानो उन्होंने सब कुछ अभिव्यक्त कर दिया हो। क्या अभिव्यक्त कर दिया है, कोई बता सकता है? जब वो इस प्रकार से आंसर देते हैं, जब उनसे पूछता है कोई कि आपको अपने जन्मभूमि की याद नहीं आती है, तो उन्होंने आंसर दिया, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। रहे हूँ अपने देश के प्रति अपना उद्गार, अपनी भावना व्यक्त कर दी है कि हम लोग भी तो भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ही पले बढ़े हैं, यहाँ की मिट्टी में खेले हैं, भारत ने ही हमको इस लायक बनाया है कि हम आज किसी मुकाम पे हैं। तो हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हम अपनी मातृभूमि का ऋण नहीं चुका सकते हैं, कभी अपनी मातृभूमि को भूल नहीं सकते हैं। यही उद्गार कामिल बुल्के जी ने भी प्रकट किया कि मुझे अपने देश की बहुत याद आती है,
मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, उस स्थान विशेष का नाम था, बेल्जियम में था रैम्स चैपल। तो ये कहते हैं कि मुझे अपने जन्मभूमि की बहुत याद आती है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए लेकिन उसे अपनी जन्मभूमि हमेशा याद रहती है, जैसे कि बुल्के जी को याद है। घर में किसी की याद नहीं आती है। आगे अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। फिर क्या करते हैं वो, पुनः अपने यादों में खो से जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें किसकी याद आ रही है? अभी जन्मभूमि की याद आई, अब जन्म देने वाली माँ की याद आती है। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उनको लोगों ने, जो भी उनसे इस तरह के इंटरव्यूज वगैरह लेता था, पूछता था, उसने उनको अपनी माँ की याद में डूबा हुआ देखा था। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, यानी माँ उनको प्रायः पत्र लिखा करती थी। और अपने अभिन्न मित्र, अभिन्न का मतलब होगा जो बहुत ही, यानी अभिन्न मतलब जो भिन्न ना हो, यानी जिससे बहुत ही लगाव हो, जिससे बहुत ही अपनापन हो। तो अपने बहुत ही अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, ज्यादा उनसे नाता, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थे अपने पिता और भाइयों के। पिता उनके एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। एक भाई उनका पादरी हो गया था उनके जैसा ही, और एक भाई काम करता है, यानी कि दीन सामाजिक व्यक्ति है, उसका परिवार है। फिर बहन के बारे में बताते हैं कि बहन बहुत ही जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। ठीक है, फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा गया था, यानी अपने मिलने जुलने वालों से जब भी मिलते थे तो कभी घर परिवार की बातें होती थी, तो फादर प्रायः अपनी बहन के विवाह की चिंता व्यक्त करते थे कि बहुत जिद्दी है, अभी तक विवाह नहीं कर रही है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार, ध्यान से ये सारे प्रसंग बच्चों याद रखने हैं आपको, क्योंकि इसी कंटेंट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि पिता और भाइयों से लगाव नहीं था, माता की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आते, माँ को वो अक्सर याद करते थे। बहन ने जल्दी विवाह नहीं किया था तो इसके लिए उन्हें बहुत चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बहन बहुत ही जिद्दी है। ठीक है, भारत में बस जाने के 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से वो क्या कहाँ गए थे? बेल्जियम गए थे। ठीक है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आगे वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? फिर उनसे यह प्रश्न पूछा जाता था कि आपका तो भरा पूरा परिवार था, आप एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर थे, तो आप वहाँ ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ पर के क्यों चले? क्योंकि उतना तो यहाँ नहीं मिलना था, हिंदी का प्रचार प्रसार करने में उनको उतना लाभ नहीं होता जितना कि वो एक इंजीनियर बन जाते तो उनको लाभ होता। तो इसलिए उनसे ये पूछा जाता था कि सब छोड़ छाड़ कर आप क्यों चले आए? तो वो सन्यासियों जैसा ही आंसर देते थे। ठीक है, थोड़ा सा आध्यात्मिकता भी उनके उत्तर में होता था। कहते थे प्रभु की इच्छा थी। बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। ठीक है, यानी कि उनकी उनकी धारणाएं, उनके विचार देख करके माँ को लग, और जब वो वहीं पे बेल्जियम में ही अपने धर्म गुरु के पास गए और उन्होंने अपनी ये इच्छा बताई कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनसे उन्होंने बताया कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ अर्थात साधु बनना चाहता हूँ। तब उन्होंने एक शर्त रखी पादरी के सामने, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। तो पादरी के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सन्यासी, तो सेवा धर्म जब कोई व्यक्ति लेता था, चाहे यहाँ पे हो चाहे विदेश में हो, तो लोग उसको हाथों हाथ लेते थे, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा मतलब समाज की गृहस्थ जीवन को छोड़ करके कोई एक ऐसा व्यक्ति भी अब आ गया है जो सेवा धर्म अपनाएगा, समाज की सेवा करेगा। तो उस समय बेल्जियम में ये प्रचलित था कि जब भी कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता था तो वो उसकी एक शर्त मानी जाती थी, और इन्होंने जो शर्त रखी वो ये थी कि मैं सन्यासी तो बनूंगा लेकिन मैं कहाँ रहूंगा, मैं यहाँ नहीं बल्कि भारत में रहूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, ये कंटेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी।
ठीक है, कल मेरी क्लास है, कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी और बार-बार मैं कह रही हूँ हर प्रसंग को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। ठीक है क्लास? चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्या हुआ? मेरा फास्ट है, मतलब भूल गए थे तुमसे कहना।